बोल आंखें खोल सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कीजिए। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए बिल्कुल लाइव जुड़िए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक नई बहस शुरू कर दी। उन्होंने कहीं ये कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं लिख नहीं सकता, ना मैं लिखूंगा। विदेश नीति में जो काम चल रहा है, जिस दिशा में जा रहा है देश, क्या वो सही है? मेरी राय में नहीं। राम मंदिर का मुद्दा, अयोध्या का मसला फिर से मुंह खोल के खड़ा है। ये देश बड़ा समझदार देश है और अब इन बातों में आने वाला नहीं है। देखिए विशेष बातचीत पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर। अब आप अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज देख सकते हैं एयरटेल डीटीएच के चैनल नंबर 263 पर। देखते रहिए एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। जिंदगी कभी धूप सी, कभी छांव सी, जिंदगी कहीं पास सी, कहीं दूर सी, जिंदगी जरा अपनी सी, जरा पराई सी। नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा और आज मेरे साथ एक खास मेहमान हैं और बहुत ही खास इस वजह से है कि उनके दादा भारत के राष्ट्रपति रहे, वो खुद सांसद हैं, मशहूर वकील हैं, उनकी पत्नी भी सियासत में है और कांग्रेस को वो बिलोंग करते हैं। कांग्रेस में काफ़ी बड़े पदों पे उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष भी रहे हैं और फिलहाल दिल्ली में हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस करवट बदलेगी, फिर से शायद अच्छे दिन आएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सलमान खुर्शीद की। खुर्शीद साहब, आपका बहुत स्वागत, प्राइम न्यूज़ को आपने वक्त दिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि जिस तरीके से अभी हिंदुस्तान में विदेश नीति पे जो काम चल रहा है, जिस दिशा में जा रहा है देश, क्या वो सही है? मेरी राय में नहीं है। मेरी राय में सही क्यों नहीं है, वो बहुत साफ है, बड़ी स्पष्ट है। विदेश नीति में एक मुल्क में, देश में कंसेंसस होता है, रहा है। क्योंकि हम जो कुछ करें, बाहर जाके जो कुछ कहें, उसमें एक आवाज होनी चाहिए, एक सिंगल आवाज और एक ही भावना और एक ही जज्बा। देश की आवाज हो, वो पार्टी की आवाज ना वो लगे। पार्टी के ना हो, वो देश की हो। बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। लगता ये है कि एक पार्टी की भी नहीं बल्कि एक व्यक्ति की आवाज है जी। और वो व्यक्ति हो सकता है कि उसमें दूरदर्शिता हो, उसमें एम्बिशन हो, उसमें एक जिज्ञासा हो कि मैं कुछ करके दिखाऊं, एक वर्ल्ड वाइड लेगेसी बनाऊं। वो सब अपनी जगह है जी। उस पर हम प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। वो तो समय बताएगा कि वो सही था, कितना सही था, कितनी सफलता मिली जी। लेकिन जो आज हमको दिख रहा है, जिसका अनुभव हमको हो रहा है, वो ये है कि विदेश नीति में देश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है जी। देश में हम भी हैं और पार्टियां भी हैं जी। चाहे वो लेफ्ट की पार्टीज हों, चाहे वो राइट की पार्टीज हों, चाहे वो बीच की पार्टीज हों, जैसे कांग्रेस है। हमारा उसमें हस्तक्षेप और हमारा उसमें योगदान और हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर है। और हमें कोई बताता नहीं है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जी। पाकिस्तान जाते हैं जी तो नहीं बताते हैं। पाकिस्तान से फोन पर बात करते हैं, हमला होता है
पठानकोट में हमला होता है जी। तो नहीं बताते हैं कि आखिर क्या बात हुई है, कुछ एक्सप्लेनेशन है, क्या पाकिस्तान ने समझाया कि आखिर क्या हुआ और क्यों हुआ। हम जब सरकार में थे तो बहुत प्रश्न किए जाते थे जी। लेकिन आज हम अगर प्रश्न भी करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि आप जो कर रहे हैं वो देश के हित में नहीं है, आप देश को कमजोर दिखा रहे हैं, आप देश को दुनिया के सामने बदनाम कर रहे हैं सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाकर। तो ये क्या इससे हम लोग क्या सीख लें और हम क्या समझें कि ये विदेश नीति कैसी मोनोपोलाइज्ड विदेश नीति क्यों है? जी, पहले सरकार में जब नहीं थे ये लोग, ये जो अब मौजूदा सरकार है, तब इन्हीं बातों को कंडम करते थे, नकारते थे कि पाकिस्तान से अगर ऐसा मामला होगा तो हमारे हित में नहीं होगा, हमारे एक जवान का एक सर कटेगा तो हम 10 लेके आएंगे। अब लगातार ऐसी वारदातें हो रही हैं, लेकिन हम टॉक भी कर रहे हैं, उन वारदातों पे कहीं भी अंकुश भी नहीं लग रहा। तो ये दोहरा मापदंड, क्या सरकार के बाहर कुछ और बात हो जाती है, आप सत्ता पे आते हैं तो कुछ और बात हो जाती है? बड़ी ये बात तो बड़ी स्पष्ट है जी, वाजे है, सामने है, सब देख रहे हैं जी। ये दूसरी बात है कि इस पे टिप्पणी कम लोग करते हैं, इसको क्रिटिसाइज कम लोग करते हैं। और एक बहाना ये भी होता है कि अभी वक्त और दिन दो थोड़ा सा जी। अभी हुआ क्या है कि जुमा 8 रोज हुए हैं, 1.5 साल की सरकार है और आप अभी से सवाल लगा रहे हैं। लेकिन 1.5 साल की सरकार में जो रूपरेखा होती है और जो एक कार्यशैली होती है वो बड़ी जम जाती है, स्पष्ट हो जाती है, उसको बदलना फिर आसान नहीं होता। जी जी। आप कैबिनेट को बदल सकते हैं, आप रिशफल कर सकते हैं, लेकिन जो एक बुनियादी पॉलिसी होती है, एक मूल पॉलिसी होती है या एक पॉलिसी का ढांचा बनता है, उसे आप बार बार बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो पिछले अगले 5 वर्ष में या अगले जो 3.5 वर्ष बचे हैं उसमें इस सरकार को करना है, वो तस्वीर सामने आ चुकी है। उसमें जो रंग ये भर पाएंगे उससे फिर 5 साल के बाद चुनाव होता है और लोग फिर से निर्णय लेते हैं, तो उसमें लोग अपना निर्णय सुनाएंगे जी। लेकिन अभी की बात यह है कि ये लोग भूल नहीं पाएंगे और भूलना भी नहीं चाहिए लोगों को कि कल क्या कहा था, आज क्या कह रहे हैं। और हमारे लिए भी ये एक चुनौती है कि ऐसा नहीं क्योंकि आज हम सरकार में नहीं है तो इसलिए कल जो हम करते थे या जो हम अपेक्षा करते थे उससे हम आज मुकर जाएं और हम ये कहें कि नहीं हम बदल गए, हमको एकदम से बड़ी समझ हमको आ गई, हमारी आंखें खुल गई। हालांकि ऐसा होता है, आप जब विपक्ष में जाते हैं तो अनुभव से आंखें खुल जाती हैं। लेकिन अगर हम अपने राय को बदलें और हम अपनी कार्यशैली को बदलें और अगर हम अपने कार्यक्रम बदलें और हम अपनी सोच को बदलें तो ये अनिवार्य होता है, ये हम पर एक जिम्मेदारी है कि हम देश को, जनता को समझाएं कि आखिर हम क्यों बदलें। ये जो अभी आधुनिक सरकार है वो ये करने को, तत्कालीन सरकार ये करने को तैयार नहीं है। विदेश नीति का मामला आपने देखा, लगातार कुछ ना कुछ चीजें हो रही हैं, रोज सुर्खियों में रहती हैं। देश की अगर हम बात करें, खास करके अगर मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करूं, अरुणाचल प्रदेश में जो चल रहा है, एक सियासी जो संकट शुरू हो गया है, वो क्या लोकतंत्र के लिए बेहतर है, एक सही दिशा में जा रहा है? ना लोकतंत्र के लिए अच्छा है, ना देश की सुरक्षा के लिए अच्छा है और ना ही चीन के प्रति हमारी जो छवि विश्व है उसके लिए अच्छा है। हम एक ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में, सीमावर्ती क्षेत्र में हम ये खेल खेलें, क्या ये अच्छी बात है? अगर इसकी जिम्मेदारी हम पर है, हमारी पार्टी पर है, हमारी पार्टी सब लोगों को इकट्ठा नहीं रख पाई, आपस के विवाद इतने बढ़ गए कि आज ये दिन देखना पड़ा। तो दूसरी ओर वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का अंग है या जो भारतीय जनता पार्टी का हस्तक्षेप है या जो सरकार का जो वहां प्रभाव है, उसके परिणाम भी साफ स्पष्ट दिख रहे हैं। लेकिन उसमें की बात भी सामने निकल के है कि कांग्रेस इल्जाम ये लगा रही कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है बीजेपी का किया जा रहा है, जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। देखिए, हो सकता है ये इल्जाम हम लगाते हैं और बीजेपी इसका जवाब ये दे कि हम क्यों कर रहे हैं भाई, आप अपने घर में नहीं अगर समझौता रख सकते हैं तो हमको क्यों इल्जाम दे रहे हैं। लेकिन ट्रबल वाटर्स में वो मछली पकड़ने की कोशिश, जो फिशिंग इन ट्रबल वाटर्स है, वो तो वो कर ही रहे हैं। इसमें तो दो राय नहीं है कि उनका कुछ ना कुछ इसमें रोल है। नहीं रोल होता तो अगर 15 दिन बाद या 1 महीने बाद असेंबली बैठती
और उसमें फिर निर्णय हो जाता, और अगर कोर्ट को कुछ फैसला करना था तो कोर्ट फैसला कर देता। बीच में प्रेसिडेंट रूल लगाने की क्या आवश्यकता आ गई? ऐसा कौन सा दबाव था? सुप्रीम कोर्ट तक ने यही सवाल पूछा है। बिल्कुल, लेकिन क्या लगता है कि वो एक छोटे स्टेट में ये सब कर दिया, क्या ये सब मुमकिन था कि अगर यही हालात ये दिल्ली या बिहार या उत्तर प्रदेश में भी इतनी आसानी से कर सकते थे जो ये वहाँ इन्होंने प्रयोग शुरू किया है जी, एक्सपेरिमेंट है। वहाँ कामयाब होते हैं तो फिर कहीं और प्रयास करेंगे जी, वहाँ कामयाब होते हैं तो फिर कहीं और प्रयास करेंगे। ये चाहते ये हैं, और अगर इनका आरोप यह है कि हमने कभी ऐसा किया, कांग्रेस ने या किसी और सरकार ने ऐसा किया, तो ये आरोप लगाने के बाद खुद वही काम करें तो क्या वो सही है? क्या वो उचित है? चाहते ये हैं कि ये पूरे देश को एक ही रंग में रंग दें, चाहे वो आइडियोलॉजी का मामला हो, चाहे वो विचारधारा का मामला हो, चाहे वो हमारी जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी रूपरेखा का मामला हो, हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उनका मामला हो, जो हमारी राष्ट्र सोच है उसका मामला हो, या फिर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कौन कहां पर कितना प्रभावशाली रहेगा इसका मामला हो। चाहते हैं कि एक ही रंग में सबको रंग दें। आपने विचारधारा की बात की, लगातार पीछे दिनों जो है विचारों की अभिव्यक्ति की बात होती रही, टॉलरेंस इंटॉलरेंस का मामला छाता रहा। क्या लगता है कि ये सब कुछ इसी सरकार में था, पहले ऐसा कुछ नहीं था, या ये जो हो रहा है ये कोई ऑर्गेनाइज कर रहा है? खास करके इशारा जाता है कि कांग्रेस का किया जा रहा है, वरना इससे पहले भी चीजें हुई हैं, कभी इस तरीके से इंटॉलरेंस की बात कभी नहीं आई। देखिए, इंटॉलरेंस हो, भूख हो, पीड़ा हो, बीमारी हो, भुक्तभोगी इसका जो भी होता है, उसको आप कितना भी समझाएं कि ऐसा नहीं हो रहा है, वो नहीं मानता। आप भूखे को कहिएगा नहीं तुम भूखे नहीं हो, हमारा पेट भरा है, वो मान जाएगा। प्यासे से कहो कि तुमको प्यास नहीं लगी है, तो क्या वो मान जाएगा? अब आप अगर एक जादूगर हैं और आप हिप्नोसिस करते हैं, तो 2, 4, 6, 10, 15 लोगों को 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के लिए आप इस स्थिति में डाल सकते हैं। लेकिन आम जनता को, आम व्यक्ति को आप समझा दें 2 दिन 4 दिन के लिए, लेकिन अंततः वो अपने इंटरेस्ट को समझता है, अपने दर्द को जानता है। क्या आप मानते हैं कि इंटॉलरेंस है, बढ़ी है? नहीं, इंटॉलरेंस क्या है वो तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन इंटॉलरेंस की बात पे जो इंटॉलरेंस है, वो उसको देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि कोई कहे कि इंटॉलरेंस है, चलो गलत ही कह दिया। आप ये टॉलरेट नहीं करेंगे कि उसको इंटॉलरेंस की बात करने का अधिकार है, आप इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। आप इस पर फिर लोगों को बुरा भला कहना शुरू करेंगे। अरे कोई अपना अवार्ड वापस कर रहा है, उसकी कोई शिकायत है, उसने कुछ समझा है कि मैं ऐसा करूंगा, एक सिंबॉलिक सांकेतिक एक मेरी ओर से एक प्रयास होगा। ठीक है, उन्होंने किया, आपको नहीं समझ में आया, आप उससे प्रभावित नहीं हुए, तो बात को वहीं छोड़ दीजिए। लेकिन उल्टा उस पर आरोप लगाना, तो क्या ये साबित नहीं करता है कि इंटॉलरेंस बढ़ रहा है? यानी समस्या का समाधान ना करके उल्टा एक सवाल खड़ा कर देना, तो ये साबित नहीं करता है कि ये वो उस बात को साबित कर देता है जिसका बखान आज इतने लोग कर रहे हैं। मीडिया इस पर चर्चा कर रही है, तो अगर मीडिया चर्चा कर रही है तो कहीं ना कहीं इंटॉलरेंस बढ़ा होगा। अगर इंटॉलरेंस नहीं बढ़ता तो मीडिया इसको कोई वही नहीं देती, इसको वजन ही ना देती और इसको समय ना देती। कांग्रेस ने एक यूं कहूं कि भारत में तकरीबन 60 साल से ज्यादा कांग्रेस का राज्य रहा, शासन रहा, कांग्रेस बढ़ती रही। तो क्या लगता है कि अब जो ग्राफ गिरा है उसकी असल वजह क्या है? क्योंकि आप मैं यूं कहूं कि शुरुआती दौर से ही कांग्रेस में रहे, आपके पुरखे कांग्रेस में रहे, आपने कांग्रेस को जिया है। कौन सी ऐसी वजह है जो एकदम लेट डाउन और जो ग्राफ जो नीचे क्यों जा रहा है, उसकी वजह क्या रहेगी? देखिए, एक समय के साथ सब कुछ बदलता है और आप अगर नहीं बदलते तो समय आपको पीछे छोड़ देता है। दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े संगठन और बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स ने अपने आप को बदला है। मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे इंग्लैंड में आप लेबर पार्टी का उदाहरण लेता हूं। लेबर पार्टी ने बहुत दिन राज किया इंग्लैंड में, यूके में। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आ गई थी मार्गरेट थैचर के समय पर कि लेबर पार्टी को एक हार के बाद दूसरी हार, पराजय का सामना करना पड़ा। तो लेबर ने अपने आप को ये कहा कि चेंज और पेरिश, या तो बदल जाओ या नष्ट हो जाओ। तो अब बदलना होगा। और
एक कॉन्सेप्ट आया, एक कल्पना आई न्यू लेबर की, नया लेबर मूवमेंट, और उस नए लेबर मूवमेंट ने उनको फिर से जिताया और फिर उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक उन्होंने बहुत दिन तक फिर से राज किया। हर मूवमेंट में बदलाव की आवश्यकता होती है, वक्त के साथ बदलाव, वक्त के साथ। और इसलिए शायद हमको भी ये इशारा आज इस देश में हो रहा है कि आपको भी अब बदलना है। लेकिन इसमें एक और संकेत भी है और इसमें एक संकट भी है कि वो भी बातें इस देश में आज देखने को मिल रही हैं जिसको हम अपनाएंगे तो उसका मतलब यह है कि हमने हार मान ली। जो एक एक्सट्रीमिज्म की बात इस देश में हो रही है, किसी की ओर से भी हो, किसी की भी ओर से हो, कोई भी वर्ग हो, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी विशेष क्षेत्र के लोग हों, जो एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है उसको अगर हम स्वीकार कर लेंगे और उसके सामने घुटने टेक देंगे तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस का जो सिद्धांत है हमने उसी को छोड़ दिया। जी, सलमान साहब का कहना है कांग्रेस में बदलाव की जरूरत तो है लेकिन सिद्धांतों से समझौते की नहीं, इसलिए जरूरी है कि वक्त के साथ बदलाव किया जाए, वरना आज कांग्रेस जिस हाल में है उसको बदलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी सलमान साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ओ जन्मी बेटी भोलू घर फैली है चारों और खबर सारे सज कर आए। अरे भरे हैं मटके पानी से डूबे हैं जिनमें हाथ कई चाचा चाची नानी के। डॉक्टर दीदी आई वहाँ देख गंदगी जहाँ तहाँ, बोली सफाई का रखो ध्यान, पीने का पानी रखो साफ उसमें न डालो अपने हाथ, पानी के बर्तन सदा दे बीमारियों से सभी बचे, जल ही जीवन है। अच्छी सेहत चाहिए तो साफ जल अपनाइए। अब आप अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज देख सकते हैं एयरटेल DTH के चैनल नंबर 263 पर। देखते रहिए एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। हर पल हर घड़ी खामोशी है क्यों छाई, देख भया वेलकम बैक। आज मेरे साथ एक और खास शख्सियत है, जी हाँ, सलमान खुर्शीद। बात की हमने देश की, विदेश की, इनटॉलरेंस की। आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस को आपने रिप्रेजेंट किया है, 2017 में चुनाव है, राम मंदिर का मुद्दा, अयोध्या का मसला फिर से मुंह खोल के खड़ा है। कांग्रेस उसको कैसे फाइट करेगी, कैसे डिफेंड करेगी, कैसे उसे पार पाएगी? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का जो विवाद था, जो झगड़ा एक बड़ा खड़ा किया गया था, उसमें बहुत कम लोगों को अब दिलचस्पी रह गई है, ना हिंदू और ना मुसलमान। बीजेपी को दिलचस्पी तो है, नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अडवाणी जी ने भी बीच में कोशिश की थी, अयोध्या गए थे, कोशिश की थी, फिर यात्रा निकालने की बात हुई थी, लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला। सुब्रमण्यम स्वामी अब सामने मोर्चे लेके खड़े हैं। हाँ, तो जो अडवाणी जी नहीं कर पाए वो सुब्रमण्यम स्वामी कर देंगे। मैं समझता हूँ उन्होंने डेट तय कर दी है कि भी 2016 से पहले वहाँ पर बन जाएगा, सारी चीजें हो चुकी हैं, और वो वकील भी है। ऐसी जिस तरह की बातें कह रहे हैं, कितना प्रैक्टिकल है? कहने की बात है, कहने की बात है। मेरा ये एक विश्वास है कि ये देश बड़ा समझदार देश है और अब इन बातों में आने वाला नहीं है। देखिए, एक तरफ राम मंदिर की बात है, दूसरी तरफ कोई बीफ की बात करता है, तीसरी तरफ कोई हंगामा करता है और फसाद कराता है, और इन सब का प्रभाव अतीत में कहीं ना कहीं राजनीति पर पड़ा है। लेकिन आज मैं नहीं मानता कि ऐसा होने जा रहा है, और अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी 2014 के
कामयाबी को नहीं समझ पाई है, तो उसके लक्षण यही हैं कि वो अपनी जीत को नहीं समझ पाई। उनको ये जानना चाहिए और समझना चाहिए कि उनकी जीत के कारण ये नहीं थे। कहीं ना कहीं अपीजमेंट की वो बात करते थे, तुष्टीकरण की बात करते थे, कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत असर हुआ होगा, लेकिन व्यापक कारण जो था उनकी जीत का, वो एक नई होप थी कि हम एक नई दिशा में चलेंगे, एक नया भारत बनाएंगे और एक व्यापक परिवर्तन हमारे देश में आएगा। और इसको अगर ठेस लगी तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक नई बहस शुरू कर दी। उन्होंने कल अपनी किताब का जो लॉन्च किया, उसमें उन्होंने लिखा है कि भी राजीव गांधी ने जो है उस वक्त के धर्मस्थल का जो दरवाजा खोला था वो एक गलती थी। क्या मानते हैं आप? देखिए, एक बात मैं बड़ी स्पष्ट करूं कि जब तक प्रणब दा भारत के राष्ट्रपति हैं, अब उन्होंने ये उचित समझा कि वो पुरानी बातें इस समय प्रकाशित करें। मुझे थोड़ा सा इस पे आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके वो डायरी रखते हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से देश को देखा है जो हमारे इतिहास में हुआ। उन्होंने 1980 से लेकर 1996 तक की तमाम घटनाओं का जिक्र किया है उसमें। तो उनको एक कथा सुनानी थी और वो ये नहीं कर सकते थे कि बीच में 5 साल, 2 साल, 4 साल वो उसमें से गायब कर देते। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई है और मैं समझता हूं कि बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि उन्होंने कहीं ये कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं लिख नहीं सकता, ना मैं लिखूंगा। उन्होंने कहा कि राज को राज ही रहने दो। वो राज को राज ही रहने दो, ये उन्होंने कहा। तो मैं समझता हूं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ सब कुछ देखभाल के समझ कर उन्होंने समझा कि आज हम इस स्थिति में हैं कि इस बात को देश के सामने रखने से फायदा होगा और इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो भी वो कह रहे हैं, जो भी उन्हें याद है और जो भी उन्होंने जिस बात का भी उल्लेख किया है, मैं समझता हूं कि इस समय बड़ा कठिन है हम सब के लिए कि हम उस पर टिप्पणी करें और ये स्पष्ट करें कि हम राष्ट्रपति महोदय पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। उनका लोगों को उनके साथ बड़ा लगाव है, बड़ा सम्मान हमारी पार्टी में उनका है और उनकी उदारता का हम सब ने फायदा उठाया है प्रणब दा की। और इसलिए आज हम ये चाहेंगे कि वो राष्ट्रपति हैं, एक बड़े ऊंचे पद पर हैं, बड़ा सम्मान है। ऐसा कुछ ना हो कि किसी डिस्कशन से, किसी टिप्पणी से उसमें कहीं कोई कमी आए। क्योंकि अभी जिस वक्त जो दौर चल रहा पूरा, लगातार आगे कई सालों तक चुनाव है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, पंजाब में हो, पश्चिम बंगाल में हो, पांडिचेरी में हो, चुनाव ही चुनाव हो। क्या ऐसे समय में राष्ट्रपति, क्योंकि आपकी पार्टी से आते हैं और इस वक्त महामहिम है, तो जिक्र करने की कोई जरूरत थी? नहीं, वो उन्होंने, मैं समझता हूँ, ये सोच के किया है कि हमारे देश का लोकतंत्र इस वक्त मैच्योर हो चुका है। नहीं, लेकिन ये नहीं मानते खुर्शीद साहब के मैच्योर तो हो गया है, लेकिन जो सत्ता में बैठी है बीजेपी है और बीजेपी को मुद्दा चाहिए। और जब इतना बड़ा व्यक्ति, अगर यही तो मैं कह रहा हूँ, देखिए, जब मैं इस विषय पर विस्तार से बात नहीं कर रहा हूं, तो मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी उनके किसी लेख पर ऐसे बात नहीं करेगी जिससे कि राष्ट्रपति महोदय की गरिमा में कोई कमी आए और उससे वो सियासत अपनी करना चाहे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहे, तो वो बहुत दुख की बात होगी। मैं मानता हूं कि इसका सिर्फ एक ही तात्पर्य निकाला जाता है जो राष्ट्रपति महोदय ने ये निर्णय लिया अपनी पुस्तक को प्रकाशित करने का, कि उन्हें विश्वास हमारी मैच्योरिटी में है कि हमारी डेमोक्रेसी बहुत मैच्योर हो चुकी है और अब लोग बहुत सूझबूझ के हैं और यकीनन उनके सामने, अवश्य उनके सामने ये बात रखी जाएगी, तो उससे डेमोक्रेसी को ठेस नहीं बल्कि उसको और मजबूत होने का क्या फर्रुखाबाद की जनता भी मैच्योर हो चुकी है? सलमान खुर्शीद को, उनके परिवार मुझे को, उनके योगदान को दोबारा से सराहेगी और वापस 2017 में लेके। देखिए, मुझे जिंदगी में राजनीतिक अगर मंच पर कुछ मिला है तो फर्रुखाबाद की जनता ने ही दिया है और अगर छीना है तो उन्होंने ही छीना है और उनका अधिकार बनता है। इतना मैं अवश्य कहूँगा कि उन्होंने मुझे एक संदेश ये दिया कि अब
अब आप जाओ कुछ और काम करो, तो मैं वकालत कर रहा हूँ। लेकिन वकालत में भी कुछ जगह उनके लिए रहती है कि अगर फर्रुखाबाद का कोई व्यक्ति कहीं 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 किसी कष्ट में होता है, किसी पीड़ा तकलीफ में होता है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले बढ़कर मैं उसका हाथ थामूं। वो मैं करता रहूंगा। आगे क्या होता है और उनका क्या मन होता है, उनके क्या अनुभव रहेंगे और क्या वो मुझसे अपेक्षा करेंगे, उस समय बताएगा। 2017 का समय क्या बता रहा है कांग्रेस के लिए? बिहार में आपको उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप अच्छा कर गए। देखिए, बदलाव तो आज भी दिख रहा है जी। कुछ लोग ये कहते हैं कि अब कांग्रेस के दिन आने वाले हैं, अच्छे आने वाले हैं, देश के अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि कांग्रेस आ जाएगी। जी। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है, लेकिन आपका अभी उतना उठा नहीं जितना उठना चाहिए। मैं समझता हूं कि अभी ये सब चीज जो है वो एक घरौंदे में है। ये सब बदलेगा, धीरे धीरे सब कुछ चेंज होगा। हमारे पार्टी में भी बहुत गंभीर सोच चल रही है कि हम अपने आप को अगले चुनाव में कैसे प्रस्तुत करेंगे, क्या हम किन बातों पर प्रमुख हम ध्यान देंगे और हमारा प्रेजेंटेशन क्या होगा। और एक बहुत गंभीर विषय यह है कि हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम संवाद में कमजोर रह गए, हम कम्युनिकेशंस में कमजोर। तो राजस्थान में आपको देखने को मिला, आपको दिल्ली में देखने को मिला, दोनों जगह आपने अच्छे काम किए, लेकिन आप उन कामों को बता पाने में कहीं ना कहीं विफल रहे। लेकिन देखिए, इसमें इसका एक पहलू और है कि हमको ये बताने की जरूरत थी अच्छा काम करने के बाद दिल्ली में कि हमने अच्छे काम किए। इसका भी मुझे बड़ा अफसोस है कि अच्छा काम करना काफी नहीं, उसको बताना भी होता है। क्या हम अच्छा काम बताने में चूक गए या हम जो सोच बन रही थी देश में उस सोच को प्रभावित करने में चूक गए? ये प्रश्न की एक बहुत मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे कांग्रेस गंभीरता से सोच रही है, हमारे नेता सोच रहे हैं। उम्मीद है कि हम एक नए प्रेजेंटेशन के साथ, नए कार्यक्रम के साथ देश में सामने अगले चुनाव में आएंगे और हमारी लीडरशिप हमको फिर से सफल करेगी। सलमान साहब, हर रोज मैं यूं कहूं कि हर रोज एक नया मुद्दा कांग्रेस लेके आती है, दूसरे दिन फिर दूसरा, तीसरे दिन फिर तीसरा, किसी को मैटेरियलाइज करके उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा। और यही इल्जाम बीजेपी भी लगा रही है कि सिर्फ ये इवेंट लेके आते हैं, उसको उठाते और खत्म हो जाते। ये तो गलत बीजेपी कहती है। बीजेपी इस वक्त 1.5 साल में और कुछ नहीं कर पाई है, सिर्फ इवेंट्स ही करती चली आई है। इवेंट्स पर हम इवेंट की समान प्रतिक्रिया करें तो हाँ, कहीं ना कहीं एक कमी रहती है। लेकिन राजनीति में हमेशा ये कहा जाता है कि आपको बहुत जल्दी पीक नहीं करना चाहिए। 5 साल में वो कौन सा ऑप्टिमल टाइम होता है, सबसे अच्छा उचित समय कौन सा होता है, जब आप पीक करें, जब आप ये तय कर लें कि हमने बहुत सारे कार्यक्रम छेड़े थे, बहुत सारी बातें छेड़ी थी, लेकिन ये 3 मुख्य बातें हैं। 3 से आप उसको 5, 10, 15 नहीं कर पाएंगे। लोगों का ध्यान जो है वो बड़ी आसानी से बच जाता है, लोग बहुत जल्दी बातों को भूल जाते हैं। इसलिए वो पीकिंग टाइम हमारा कब होगा, ये हमारे नेताओं को तय करना होगा। मैं समझता हूँ वो इस पर ध्यान उनका है और वो उचित समय पर हमें संकेत देंगे। आपने नेताओं की बात की, अक्सर राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका गांधी पर ये रहता है कि आपके कार्यकर्ता नेता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को सामने ले आएं, फिर कभी आप राहुल गांधी को ले आते हैं। तो क्या कभी भविष्य में या आने वाले चुनाव में कांग्रेस का ये मूड है कि प्रियंका गांधी को वो रिप्रेजेंट करेंगे पूरी एक्टिव तरीके से? देखिए, मेरा एक बात मानना है, हमारे नेता आज माननीय सोनिया जी हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं और हमारे उप नेता इस समय राहुल गांधी जी हैं। और बहुत लोग चाहते ये हैं कि अब राहुल गांधी जी निर्णय अपना सुना दें कि मैं अब जो पूरी तरह से कमांड संभाल रहा हूं। लेकिन अब वो हमारे नेता हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, तो वो क्या करेंगे और कब करेंगे ये उनको तय करना है। हमसे परामर्श ले सकते हैं, हमसे कभी सुझाव ले सकते हैं, लेकिन हम ये तय कर दें कि को ये करना चाहिए तो फिर हम नेता होते, वो हमारे फॉलोअर होते, लेकिन वो नेता हैं। इसलिए मैं इस चर्चा में कभी नहीं जाता हूं। मैं ये कहता हूं
कि हमारे नेता हैं, हमसे बात करेंगे तो हम अवश्य उनको अपने सुझाव देंगे। जब वो अपना निर्णय कर लेंगे तो वो निर्णय आप तक पहुंचेगा और हम उस सब निर्णय का स्वागत करेंगे।